नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के ये है 8th वीडियो। और आज के वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वो है OFSS, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस। और इस स्टॉक का जो कंटेंट है, आज का वीडियो में जो कंटेंट है वो पहले जान लेते हैं। कंटेंट है, पहला है प्राइस हिस्ट्री, उसके बाद है टेक्निकल एनालिसिस एंड नेक्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का आपका जो नजरिया है वो बदल जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये जो कंटेंट है और कंटेंट में इम्प्रूवमेंट मैं कर नहीं सकता। तो आप सपोर्ट कैसे कर सकते, कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमने जो फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस का जो सीरीज शुरू किया था, उस सीरीज का जो बाकी वीडियो आप कहां से देख सकते हैं, इसके लिए आपको आना पड़ेगा अपग्रेड फिन के जो होम पेज है वहां पे। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा फंडामेंटल एंड टेक्निकल का बाकी वीडियो। इन वीडियो को जरूर देखिए और आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ लाइए। चलते हैं आज के वीडियो में और शुरू करते हैं आज का। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इस कंपनी का ओवरव्यू थोड़ा जान लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, ये एक सब्सिडरी कंपनी है, किसका है? ओरेकल कॉर्पोरेशन का एक सब्सिडरी कंपनी है OFSS, जहां पे ये जो कंपनी है ओरेकल कॉर्पोरेशन, उनका 81 स्टेक वहां पे है। और अगर इसकी बात करें तो कंपनी एंटरप्राइज मोर देन 850 फाइनेंशियल सर्विस कस्टमर्स स्प्रेड अक्रॉस 145 कंट्री उनका बिजनेस चलता है। अगर थोड़ा और नीचे आते हैं तो उनका काफ़ी सब्सिडरी कंपनी यूएस में भी है, जहाँ पे iFlex सोल्यूशन इन USA, iFlex सोल्यूशन BB इन नेदरलैंड, iFlex सोल्यूशन पेट इन सिंगापुर और IPSL इन इंडिया। और जहाँ पे उनका 27 लोकेशन पे उनका सारा बिजनेस कवर होता है। द कंपनी हैज़ 14 डेवलपमेंट सेंटर लोकेटेड इन इंडिया, सिंगापुर एंड USA। ठीक है, ओफेस का जो ऑफर्स रेंज ऑफ सॉल्यूशन है कैटर टू सेगमेंट्स लाइक कैपिटल मार्केट्स, कॉर्पोरेट बैंकिंग, CRM, इस्लामिक बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्राइवेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। उनका काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में और इस सेक्टर में। तो OFS के जो CEO है उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। और उनका नाम है चैतन्य M कामत, और उनका बायोडाटा थोड़ा देख लेते हैं और उससे पता लगेगा को कितना कैपेबल है इस कंपनी को और आगे बढ़ाने में। तो मिस्टर कामत के बारे में, उनका CEO के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। वो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे कहाँ पे? इंडिया फॉर सिम्फोनी टेक्नोलॉजी ग्रुप के जो कंपनी है उस कंपनी में वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे। वहाँ से उन्होंने 2010 में ज्वाइन किया ओरेकल कंपनी में। और सी कामत इज करंटली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर एट ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर के वो डायरेक्टर है, CEO है। और साथ ही उनका जो एजुकेशन के बारे में थोड़ा हम जानकारी दीजिए। एज ए मास्टर कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। तो OFS की जो फिनेंशियल डाटा है वो पहले देख लेते हैं, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वहाँ पे नहीं जाएंगे, सीधे आते हैं मार्केट कैपिटल के ऊपर। आप मार्केट कैपिटल देखते हैं तो 227,394 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल, मतलब एक मिड कैप कैटेगरी है। स्टॉक का जो P है 14.8, ROC है 36, ROE है 27.1, करंट प्राइस 3,127 अभी जो करंट प्राइस है। अगर इसकी हाई की बात करें 5,000 के ऊपर 5,145 इसका हाई है, लो है 2,950 इसी साल उन्होंने बनाया। अगर डिविडेंड यील्ड की देखते हैं तो ऑलमोस्ट 6% करीब है, बहुत ही अच्छा फेस वैल्यू है 5। नीचे बाकी जो एनालिसिस हम देखते हैं तो पीयर ग्रुप देखते हैं तो पहले वो देख लेते हैं। टाटा एलेक्सी, एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स उनके पीयर में है, कोफोर्स और FL, जो हर एक स्टॉक ग्रोथ स्टॉक है और साथ ही ये भी एक अच्छा ग्रोथ स्टॉक है। तो नीचे अगर इसका क्वार्टर को छोड़ देते हैं, ईयरली जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पहले देख लेते हैं। 2011 से डाटा अवेलेबल हमारे पास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख तो 1134, उसके बाद 1100, 200, 300, 500, उसके बाद यहाँ से 600, 700, 800, 2000, उसके बाद अभी क्लोज किया है 2499 2020 में। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट थोड़ा देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा हमें डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 2011 से थोड़ा सा डिक्रीज, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज। तो नेट प्रॉफिट को अगर देखते हैं तो कंसिस्टेंसी थोड़ा सा लैग दिख रहा है, थोड़ा सा अभाव दिख रहा है कंसिस्टेंसी में। और पर फिर भी उसने अच्छा खासा मैनेज किया। 2022 में 1889 का खड़ा कर दिया है नेट प्रॉफिट को। अगर EPS में देखते हैं वही सेम चीज़ हमें देखने को मिला, पर आप देख सकते हो आखिर में आके अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है EPS में भी।
तो बाकी अगर प्रोमोटर होल्डिंग हम चले जाते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग पे अगर आते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप 2019 से अवेलेबल है। प्रोमोटर 73 से जस्ट वही सेम प्रोमोटर होल्डिंग अभी भी बना हुआ है। एफआईज ने थोड़ा सा डिक्रीज किया 13 से लेके थोड़ा सा बीच में आप देख सकते हो कंटिन्यू डिक्रीज किया है, 7.45 है। अगर डेज की बात करें थोड़ा सा इंक्रीज किया है, डीएफ ने ऑलमोस्ट 10 के आसपास पहुंचा दिया। पब्लिक देख सकते हैं, पब्लिक ने भी इंक्रीज किया है, तो मिला जुला है यहाँ पे, पर ऐसा नहीं कि बहुत ही खराब स्टॉक है और अच्छा स्टॉक है, तो ग्रोथ के लिए आप इसको चूज कर सकते। बाकी एनालिसिस देख के आप अपना फैसला खुद कर सकते हैं किस तरह पे बाय करना है या फिर बाय नहीं करना है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कौन से वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। जो पहला है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, नेक्स्ट है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, उसके बाद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, टाटा इक्विटी पी फंड, कोटक इक्विटी एवरेज फंड और टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड। इनमें से हर एक वो म्यूचुअल फंड है, अच्छा रिटर्न अभी तक दे रहा है। तो एक अच्छा रिटर्न वाला जो म्यूचुअल फंड है वो अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट पे है तो स्टॉक में कुछ ना कुछ तो बात है और उनके पास तो हमसे बेटर एनालिस्ट बैठा हुआ है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं प्राइस हिस्ट्री के जो एनालिसिस पे, सब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस, और इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। और पहले ये कलरफुल हुआ नहीं करता था, ये ब्लैक एंड व्हाइट था, इसको मैंने थोड़ा सा कलरफुल किया है आपको बेहतर समझने के लिए। और जो येलो वाले कलर है उसको मैंने नेगेटिव में रखा है और जो ग्रीन वाले वो पॉजिटिव में रखा है। 2002 और 3 में ये लिस्ट हुआ था बीएसई एजेंसी में, और 2002 के दिसंबर महीने में ये लिस्ट हुआ था। तो आप देख सकते हो उसने जो लिस्ट होने के बाद 410 उसने हाई लिया था। उसके बाद 2004 में उसने जो हाई बनाया था वो था 784। उसके बाद 2004 में उसमें एक भयंकर गिरावट के साथ 62% करेक्शन आ गया था अपने लास्ट टॉप से, और 308 में अपना क्लोजिंग दिया था। और वहां से रिकवरी करने के बाद 2006 में उसने जो टॉप लिया वो था 1283 और 4x रिटर्न निकल के दिया विद इन 2 ईयर्स। नेक्स्ट 2006 में ही उसमें फिर से हमें 42% की गिरावट देखने को मिला और 742 क्लोजिंग दिया, और उसके बाद एक साल के अंदर उसने 3x रिटर्न निकल के दिया जो कि है 2316, एक टॉप अपना जो लिया था वहां से। उसके बाद 2008 के गिरावट में इस स्टॉक में 85% फ्रेंड्स, 85%। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि जो मिड कैप या फिर जो स्मॉल कैप स्टॉक है उन पे गिरने का कोई ये नहीं होता कि यहाँ ये 60% गिरने के बाद आपको कर जाएगा, 70% आपको कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी 80-90% तक गिर जाता है। उसके ऊपर कहाँ से आपको बाय करना है। अगर सब कुछ अगर ठीक रहता है, फंडामेंटल ठीक रहता है, फिनेंशियल ठीक रहता है और जस्ट ग्लोबल कारण की वजह से स्टॉक गिर जाता है तो उस स्टॉक को आप जरूर बाय कर सकते हैं। इवन ये 85 या फिर 90% भी गिर जाता है तो आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी रहता है और इस तरह की रिटर्न निकलने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। जितना नीचे आप पकड़ पाओगे ये जो रिटर्न है ये सिर्फ उसी की वजह से आपको दिख रहा है। और 2018 में 10 साल लगा उसको 12x रिटर्न देने में और उसने हाई बनाया, 300 से हाई बनाया 4658। 12x का मतलब है आपके 1 लाख को 10 साल में उसने बनाया है ऑलमोस्ट 12 लाख, ठीक है। और 2020 की गिरावट में उसमें 64% की गिरावट के साथ 1530 उसने नीचे बॉटम बनाया। उसके बाद वहां से रिकवरी करने के बाद 2022 में उसने जो हाई बनाया वो था 5155 और 3x रिटर्न निकल के दिया है। तो आप देख सकते हो एक स्टॉक को इससे ये जो पुराने इससे हम क्या सीख ले सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए, अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें इंतजार करना पड़ता है। और अपॉर्चुनिटी का, किसका अपॉर्चुनिटी का, ऐसे नहीं कि कहीं भी डाल दिया कहीं भी पैसा, ऐसा नहीं। आपको इस तरीके अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहां से आपको ग्रैब करना पड़ता है, तो भी तभी आपको इस तरह की रिटर्न निकल के आपको आएगा और आपको पोर्टफोलियो में ग्रोथ ला सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। और एक चीज होल्ड करना पड़ता है लंबे समय के लिए। 2002 और 3 का स्टॉक है और अभी चल रहा है 2022। उसके बाद देखिए कितना ग्रोथ ला के दिया। तो एक लंबा समय चाहिए, एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स चाहिए। अगर आप कंटिन्यू स्टॉक में बने रहते हैं तभी आपको इस तरह की ग्रोथ मिल सकता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे लमसम, अगर किसी भी स्टॉक में लमसम इन्वेस्ट करना चाहते तो इस तरह की गिरावट होता है जब 2008 2020 इस तरह की बड़ी बड़ी गिरावट में आप इस तरह की जो स्टॉक है मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक है उनको नीचे के लेवल से स्लोली आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। ये है लमसम का इन्वेस्टमेंट का तरीका। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर में, जब भी आप अपॉर्चुनिटी मिलता है इस तरह की बड़ी गिरावट में, अगर निफ्टी जैसे अभी क्या है, निफ्टी टॉप में
अभी किसी भी स्टॉक में, स्मॉल कैप स्टॉक में वो लगाते हैं, आपको रिटर्न नहीं देगा। मे भी थोड़ा सा सपोर्ट लिया, फिर से ये 15%, 20% या फिर 25% ऊपर जाएगा। उस वक्त फिर से अगर बीच में कोई भी प्रेशर आता है, फिर से ये और जो लेवल है ऊपर का, तो लेवल है वहाँ से फिर से ये 30-40% गिरने की कैपेसिटी रखता है। तो आपको अगर उस लेवल पे जब निफ्टी गिरता है अपने टॉप से 25%, 30%, तब जाके अगर किसी भी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप स्टॉक और नीचे लेवल से पकड़ पाता है, तब भी जाके इस तरह की आपको रिजल्ट मिलने की चांसेस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटी 20 साल में, ऑलमोस्ट 20 साल हो चुका है इस ट्रेड होता हुआ, और इस 20 ईयर्स में इस स्टॉक पे कितनी बार हमें अपॉर्चुनिटी दिया है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। 1 2 3 4 4 बार इन्वेस्टमेंट करने के अपॉर्चुनिटी, हर एक अपॉर्चुनिटी में उसने 4x, 3x, 12x और 3x जैसे रिटर्न निकल के दिया, बहुत ही शॉर्ट टर्म पे। ठीक है, तो पैसे बनाने के लिए आपको कभी कभी लंबा वक्त की भी जरूरत नहीं पड़ता है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढ पाते हैं तो वहां से आपको बहुत ही जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलता है, और वहां से अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, वहां से प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जिंदगी भर किसी भी स्टॉक को धोना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग हैं ओवेस के चार्ट पे, और 1 मंथ का पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो 1 मंथ का जो कैंडल है, और हर एक कैंडल 1 मंथ रिप्रेजेंट करा है। इसकी जो टॉप है 5000 के ऊपर उसका टॉप है, और अभी ट्रेड 3206 के प्राइस पे, और अपने टॉप से लगभग अभी 30 to 35%, 35 to 36% करेक्शन पे है। और इस करेक्शन पे अगर लेना चाहते हैं तो फर्स्ट बाय यहाँ पे आप कर सकते हैं 37 के लेवल के आसपास, जो कि यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है। पर अभी सिचुएशन क्या है, निफ्टी टॉप में है, तो किसी भी गिरावट में फिर से स्टॉक में प्रेशर बन सकता है। अगर ये इस किसी भी गिरावट में प्रेशर बनता है, ये स्टॉक आपको मिल जाता है 2500 के आसपास, तो मुझे लगता है एक बेस्ट बाइंग प्राइस बन सकता है, बाइंग लेवल बन सकता है। तो जो लोग इंतजार करना चाहते हैं, इंतजार कर सकते हैं इस लेवल के लिए, जो कि है 200 के आसपास। वहाँ से आप सपोर्ट लेता है इस लेवल पे, और या फिर 2004 के आसपास, वहाँ से आप एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। अगर हमने पिछले सेगमेंट जो प्राइस हिस्ट्री देखा था, वहाँ पे देखा था कि 60% के ऊपर इसने करेक्शन कर लिया था हर एक गिरावट के बाद, 64, 67, 68। तो अगर 50% पे भी आप बाई करते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक 50% करेक्शन पे आता है, तो फिर नेक्स्ट एक और लेवल आप होल्ड कीजिए। अगर फिर से और गिरावट हमें नज़र आता है 2000 के लेवल के आसपास, वहाँ पे भी आपका बाइंग कैपेसिटी होना चाहिए। अगर गिरता है तो वहाँ से भी आप बाय कर सके। तो बैकअप पैसा ज़रूर रखिए नीचे के लेवल के लिए, हर एक स्टॉक के लिए, निफ्टी के लिए। ठीक है।